हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस वीडियो। हम लोग कोलाइडी विलियन या कोलाइडी अवस्था के बारे में पढ़ रहे थे, तो आज इस वीडियो में हम उसी को कंटिन्यू करते हैं। हम पढ़ रहे थे प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोलाइड्स या कोलाइडों के गुणधर्म। कोलाइडों की एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रोऑस्मोसिस। इलेक्ट्रोऑस्मोसिस का क्या मतलब है? मॉलिक्यूल्स ऑफ डिस्पर्शन मीडियम आर अलाउड टू मूव अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जब हम कोलाइडल सॉल्यूशंस या कोलाइडल अवस्था पढ़ रहे थे तो हमने पढ़ा था कि ये अवस्था दो फेजेस से मिलकर बनी हुई होती है, जिनको हम क्या बोलते हैं? डिस्पर्शन फेज एंड डिस्पर्स मीडियम। परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम। तो यहाँ इलेक्ट्रोऑस्मोसिस का मतलब क्या होगा? इलेक्ट्रोऑस्मोसिस में जो चीज़ हमें ध्यान रखनी है वो क्या है? मॉलिक्यूल्स ऑफ डिस्पर्शन मीडियम आर अलाउड टू मूव। मतलब सिर्फ जो मीडियम है, प्रक्षेपण माध्यम के जो अणु हैं वो सिर्फ गति करेंगे। जो डिस्पर्स्ड फेज या परीक्षित प्रावस्था है उसके अणु मूव नहीं करेंगे। और वो अणु जो मीडियम के अणु मूव करेंगे वो किस कंडीशन में करेंगे? अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जब हम एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगा देंगे तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड में डिस्पर्शन मीडियम के अणु जो गति करते हैं उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोऑस्मोसिस। दूसरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कोलाइडल सॉल्यूशंस की कोगुलेशन और फ्लोकुलेशन। कोगुलेशन या कोलाइडी विलियन का स्कंदन। इसका क्या मतलब होता है? प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स coming together of colloidal particle so as to change into large size particle which ultimately settle as a precipitate or float on the surface. It is generally brought about by the addition of electrolytes. जब हमने कोलाइडल स्टेट पढ़ना शुरू किया था तो हमने पढ़ा था उसमें कि इसमें जो कणों का साइज़ होता है वो कितना होता है? 1 नैनोमीटर से लेकर 10⁻³ नैनोमीटर तक की साइज़ के पार्टिकल्स होते हैं। इन पार्टिकल्स में हमने ये भी पढ़ा था कि जो कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं वो चार्ज्ड होते हैं, उन पर आवेश होता है और सब पे सेम आवेश होता है। और ये हमें पता है कि जब सेम आवेश होगा तो वो आपस में क्या करेंगे? प्रतिकर्षित करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। और जब एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो क्या होगा? एक दूसरे के पास में नहीं आ पाएंगे और एक बड़ा मॉलिक्यूल या बड़ा अणु नहीं बन पाएगा। जब बड़ा अणु नहीं बन पाएगा तो क्या होगा कि वो एग्रीगेट हो करके और सस्पेंशन की साइज़ के नहीं हो पाएंगे। सस्पेंशन मतलब निलंबन। अपन को पता था कि 10⁻³ नैनोमीटर से बड़ी साइज़ के पार्टिकल्स अगर किसी विलियन में मौजूद होंगे तो उस विलियन को हम क्या बोलेंगे? सस्पेंशन। और सस्पेंशन में क्या होता है निलंबन में? कि मॉलिक्यूल्स बड़े होते हैं और वो बॉटम में बैठ जाते हैं, नीचे बैठ जाते हैं, क्योंकि उनका मॉलिक्यूलर साइज़ बड़ा होगा। और जब मॉलिक्यूलर साइज़ बड़ा होगा तो उस पर ग्रेविटी लगेगी, गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा और वो नीचे बैठ जाएंगे। तो कोगुलेशन का क्या मतलब होता है? कि जो मॉलिक्यूल्स हैं वो बड़े साइज़ में आ जाएं और इतने बड़े साइज़ के हो जाएं कि सस्पेंशन की आकार के हो जाएं और अल्टीमेटली वो सरफेस के ऊपर आकर बैठ जाए। ये कैसे कर सकते हैं हम? स्कंदन या कोगुलेशन किस तरीके से कर सकते हैं? इट इज़ जनरली ब्रॉट अबाउट बाय एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। हम कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स उसमें ऐड करते हैं, कोई विद्युत अपघट है उसमें ऐसा ऐड कर दें कि जो कोलाइडी विलियन के ऊपर जो आवेश है वो आवेश न्यूट्रल हो जाए। और जब न्यूट्रल हो जाएंगे तो मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे? एक दूसरे के पास आ जाएंगे, बड़े मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे और वो नीचे सरफेस पे बैठ जाएंगे। इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? कोलाइडी विलियन का स्कंदन या कोगुलेशन और फ्लोकुलेशन। The minimum amount of an electrolyte that must be added to 1 liter of a colloidal solution so as to bring about complete coagulation or flocculation is called coagulation or flocculation value. 1 लीटर कोलाइडल सॉल्यूशन में हम जो इलेक्ट्रोलाइट की मात्रा मिलाते हैं जिससे कि वो कंप्लीटली स्कंदित हो जाए उसको हम क्या बोलते हैं? उसकी कोगुलेशन वैल्यू। स्मॉलर इज द फ्लक्चुएशन वैल्यू ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, ग्रेटर इज द कोगुलेटिंग और प्रेसिपिटेटिंग पावर। इससे पहले अपन ने अभी जो पढ़ा था इलेक्ट्रोऑस्मोसिस। इलेक्ट्रोऑस्मोसिस का क्या मतलब था? द मूवमेंट ऑफ डिस्पर्शन मीडियम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड in the situation when the movement of colloidal particle is prevented with the help of suitable membrane. अब देखिए हमने क्या कहा था? कोलाइडल पार्टिकल्स का मूवमेंट, लेकिन किसका? सिर्फ डिस्पर्शन मीडियम का। डिस्पर्शन फेज क्यों नहीं मूव कर पाएगा? क्योंकि डिस्पर्शन
जो फेज़ है उसके मॉलिक्यूल्स बड़े हैं, अणुओं का आकार बड़ा है, तो वो इस मेम्ब्रेन में से, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन में से पास नहीं हो पाएंगे। ड्यूरिंग इलेक्ट्रोऑस्मोसिस कोलाइडल पार्टिकल्स आर चेक्ड and it is the dispersion medium that moves towards the oppositely charged electrodes। तो हमने पढ़ा था कि ये दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम, डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम। तो हम कह रहे हैं मीडियम जिसके पार्टिकल छोटे होते हैं वो मूव करेंगे, डिस्पर्स्ड फेज या परिक्षिप्त प्रावस्था के अणु मूवमेंट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि वो बड़े होते हैं, आकार में बड़े होते हैं। तो अब इस डायग्राम को हम एक बार ध्यान से देखते हैं। देखिए इसमें हमने क्या कहा था, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल इन द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड। तो हमने ये इलेक्ट्रिकल फील्ड लगा दिया यहाँ पे, ठीक है, कैथोड और एनोड दो हमने यहाँ पे लगा दिए। यहाँ बीच में हमने कोलाइडल सॉल्यूशन फिल कर दिया है और ये हमारी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या करती है, एक तरह के मॉलिक्यूल्स को जाने देती है और दूसरे तरीके के मॉलिक्यूल्स को रोक लेती है, इसलिए हम इसको परमिएबल ना बोल के क्या बोलते हैं, सेमी परमिएबल बोलते हैं। ओके, तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या करेगी, वो डिस्पर्शन फेज के मॉलिक्यूल को रोक लेगी और सिर्फ मीडियम के मॉलिक्यूल्स को यहाँ पर मूवमेंट करने देगी, मतलब वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पर मूव करेंगे और फिर हमें जो लेवल है यहाँ पर, जो वाटर मॉलिक्यूल का लेवल है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि कोलाइडल सॉल्यूशन में से वाटर तो मूव कर जाएगा और जो फेज है उसके मॉलिक्यूल्स यहाँ पर रह जाएंगे। और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस, मीन्स ऑस्मोसिस इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब कोगुलेशन और फ्लक्चुएशन। कोगुलेशन में बी डिफाइंड एज द फिनोमिना इन्वॉल्विंग द प्रेसिपिटेशन ऑफ अ कोलाइडल सॉल्यूशन ऑन एडिशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि किसी कोलाइडल सॉल्यूशन के अंदर जब हम कोई इलेक्ट्रोलाइट मिला देते हैं तो वो इलेक्ट्रोलाइट क्या करता है, उस कोलाइडल सॉल्यूशन को न्यूट्रल बना देता है। न्यूट्रल बना देगा मतलब उसमें कोई चार्ज नहीं होगा। जब चार्ज नहीं होगा तो मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था कि एक कोलाइडल विलयन के अंदर, एक कोलाइडल सॉल्यूशन के अंदर एक तरीके का चार्ज होता है। मतलब अगर निगेटिव होगा तो सारा कोलाइडल सॉल्यूशन के ऊपर, सारे जो कोलाइडल पार्टिकल्स हैं उन पर निगेटिव चार्ज होगा। अगर पॉजिटिव है तो सब पे पॉजिटिव होगा। तो सारे निगेटिव निगेटिव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, सारे पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, तो वो आपस में पास में आकर एक बड़ा मॉलिक्यूल नहीं बना पाएंगे। लेकिन जब हम उसमें कोई इलेक्ट्रोलाइट डाल देते हैं तो वो इलेक्ट्रोलाइट क्या करता है, उस चार्ज को न्यूट्रल करता है, उस चार्ज को उदासीन बना देता है। और जैसे ही वो उसको उदासीन बनाएगा, मॉलिक्यूल आपस में इकट्ठे होकर बड़े मॉलिक्यूल बना लेंगे। और जब बड़े मॉलिक्यूल बन जाएंगे तो धीरे धीरे वो मॉलिक्यूल्स क्या होगा, बॉटम में बैठ जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर हम मिट्टी को किसी बीकर में पानी लेके मिट्टी घोल लें तो थोड़ी देर में हम क्या देखते हैं, वो नीचे बैठ जाएगी। बिल्कुल उसी तरीके का प्रोसेस होता है। देखिए यहाँ पे ये हमारे पास कोई मान लीजिए कोलाइडल सॉल्यूशन है, हमने इसमें इलेक्ट्रोलाइट को ऐड किया तो ये बड़े मॉलिक्यूल्स बनने शुरू हो गए, और जब यहाँ पे बड़े मॉलिक्यूल बन गए तो ये यहाँ पे नीचे बॉटम में आकर के सेटल डाउन। अब इसके बारे में एक हार्डी-शुल्ज़ लॉ दिया गया। उन्होंने क्या बताया, कोगुलेटिंग पावर ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीजेस रैपिडली विद द इंक्रीज इन वैलेंसी ऑफ केटाइन और एनाइन। ये जो स्कंदन करने का पावर है, कोगुलेशन पावर है, ये किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का जैसे जैसे उस पर के केटाइन और एनाइन पर आवेश बढ़ेगा वो पावर भी इंक्रीज हो जाएगा। फॉर नेगेटिवली चार्ज सोल द कोगुलेटिंग पावर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स आर इन दिस सीक्वेंस। For positively charged, then the coagulating power electrolyte follow the following order। मतलब जिसका चार्ज ज़्यादा होगा उसका पावर उतना ही ज़्यादा होगा। आपको एल्यूमिनियम 3+ से मैक्सिमम दिख रहा है, देन बेरियम एंड देन सोडियम। Then we come to gold number। Covering up of lyophobic particles by lyophilic particles is known as its protective action, and such colloids are called protective colloids। colloids अपने दो तरीके के पढ़े थे, लायोफोबिक एंड लायोफिलिक। तो ये आपको दिख रहा है लायोफोबिक पार्टिकल्स हैं, इनको लायोफिलिक पार्टिकल्स ने प्रोटेक्ट किया, ये ऊपर की तरफ आ गए इनको। गोल्ड नंबर इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ प्रोटेक्टिव सोल दैट विल प्रिवेंट द कोगुलेशन ऑफ 10 ml ऑफ गोल्ड सोल्यूशन ऑन द एडिशन ऑफ 1 ml ऑफ 10% NaCl सोल्यूशन। अब इसमें क्या होता है कि कुछ जो हमारे मेटल सोल्स होते हैं उनमें जैसे ही हम कोई इलेक्ट्रोलाइट डाल देते हैं उनका कोगुलेशन हो जाता है, ठीक।
ठीक है। और हम क्या चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि उनका कोगुलेशन या उनका स्कंदन नहीं हो, उनका स्कंदन रुके। उनका स्कंदन रोकने के लिए हम क्या करते हैं, कुछ जो प्रोटेक्टिव कंपाउंड्स होते हैं, कुछ प्रोटेक्टिव केमिकल्स हम उनमें मिलाते हैं। अब वो उनको किस तरीके से प्रोटेक्ट करते हैं, उसका हम गोल्ड नंबर कहते हैं। तो गोल्ड नंबर का डेफिनेशन क्या होगा कि अगर हमारे पास 10 ml ऑफ गोल्ड सोल है और उसमें हम 1 ml ऑफ 10% NaCl सोल्यूशन डाल करके उसको कोगुलेट करना चाहते हैं, तो जो प्रोटेक्टिव हम यूज़ कर रहे हैं वो हम कितना करें कि वो कोगुलेशन नहीं हो, वो उसका क्या कहलाएगा, गोल्ड नंबर कहलाएगा। स्मॉलर द गोल्ड नंबर हायर इज़ द प्रोटेक्टिव पावर। अब इसमें हम देखते हैं कि जैसे NaCl डालने पर जो गोल्ड सोल है वो कोगुलेट हो जाता है। उसको बचाने के लिए जो हम यूज़ करते हैं केमिकल, जेलेटिन एक बहुत ही अच्छा वाला प्रोटेक्टिव है, जबकि स्टार्च की जो प्रोटेक्टिव वैल्यू है वो बहुत ही कम होती है। अब इसके कुछ डेली यूज़ में भी हम एग्जांपल्स देख सकते हैं। जैसे कि जब आइसक्रीम बनाते हैं तो जो आइस होती है, जो बर्फ़ होती है, उसके कोगुलेशन को रोकने के लिए हम जेलेटिन यूज़ करते हैं। इसी तरीके से जो फाउंटेन पेन होता है, फाउंटेन पेन में जो इंक होती है उसके कोगुलेशन को रोकने के लिए भी हम स्पेशल केमिकल्स उसमें डालते हैं जो कि उसको प्रोटेक्ट करता है। नेक्स्ट क्लास में हम जेल्स के बारे में पढ़ेंगे और सोल्स के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।